अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। आज एक और अहम मामला, एक्सटेंशन की तमाम कयासराइयां दम तोड़ गईं। नए प्लान के तमाम तज्जिए गलत साबित। आर्मी चीफ ने नवंबर में मुद्दत पूरी होने के बाद सुबुकदोश होने का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा फौज न सियासत में मुदाखलत कर रही है और ना करेगी। ये वाज़ेह पैगाम उस वक्त में आया है जब इमरान खान डिमांड कर रहे थे कि जनरल बाजवा को इलेक्शन तक आर्मी चीफ बरकरार रखा जाए। साथ ही वो फौज से मुतालबा कर रहे थे कि वो सियासत में मुदाखलत करें और जल्द इलेक्शन को यकीनी बनाएं। जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, विशाखम एस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। आपको अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। आपको अल्लाह ने कहीं भी इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? चंद माह पहले जब DGISPR ने बयान दिया था कि इदारे ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया है, तो उसके बाद इमरान खान ने इदारे पर तनकीद और ज्यादा कर दी थी। देखिए जरा DGISPR ने क्या कहा था। लेट्स हैव अ लुक। कोई लेना देना नहीं है सियासत से, और अब हमने उसको वाज़े तौर पे आप देख लीजिए, आप पिछले 2 सालों के कोई ज़मीनी इंतखाब जिसमें किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया हो कि जी फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, बल्दियाती इंतखाबात किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया हो कि फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फैसला है और ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह, ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। आर्मी चीफ के अहम पैगाम के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी खुलकर सामने आए और बताया कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान के जरिए पैगाम पहुंचाया था, लेकिन काम नहीं बना। वज़ीर दिफा ने बताया कि नए चीफ की तैनाती का प्रोसेस भी इसी माह के आखिर नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में अगर वो न्यूट्रल हुए हैं, सारी कौम जो है उस चीज को अप्रिशिएट करती है, सारी कौम जो है उनके स्टैंड के साथ है। किसी शख्स के इक़्तिदार की हिफाजत के लिए या चौकीदारी के लिए मामूर नहीं हुई। इतनी बेहयाई के साथ वो कह रहा है गैर जानबदारी को छोड़ें और मेरी मदद फरमाएं। प्रेसिडेंट साहब जो है जाते हैं, मिन्नतें करते हैं, मुलाकात कराते हैं, वहाँ पे पाँव पकड़ता है, माफी मांगता है, तरले करता है। जलसों में अपने वर्करों के सामने जो है बड़के मार, उसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के। उसने जो प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मैंने 5 साल ये भी मुकम्मल करने हैं और 5 साल अगले भी लेने हैं, उसने उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। इक़्तिदार की हवस ने इस शख्स को पागल कर दिया। ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। कोई ऐसी जल्दी नहीं है। इनू और तड़फन दो 2-3 हफ्ते होर जड़ा है इनू मर्चा लगती रहती। 5 अशखास के नाम आते हैं। 5 में से कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। माजी में ऐसे साल हैं जिसमें 5 नंबर से जो नाम नहीं भी रिकमेंड हुए थे उनमें से भी लोगों पे अपॉइंट किया गया। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मराइल आइन और कानून के तहत तय पाएंगे। वक्त पे इलेक्शन होगा। तो इसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अली गौहर बलोच साहब, और उनके साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जनरल साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि इमरान खान का मुतालबा था कि अगले इलेक्शन तक जनरल बाजवा ही चीफ रहें और नई हुकूमत आकर नया चीफ तैनात करे, लेकिन आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साफ साफ कह दिया कि वो मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि नए आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है वो कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक होगा। यकीनन ये मैसेज उन्हें पहले भी दे दिया गया होगा, इसीलिए ऐवान सदर की मुलाकात के बाद भी जलसों में लहजा सख्त रहा। जी सर। चलूँ कि 2019 में इसके ऊपर जब उनको एक्सटेंशन दी गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन का जो मामला है वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया, और पार्लियामेंट ने उसमें आर्मी एक्ट में एक तरमीम मंजूरी दी जिसकी बिना के ऊपर
जो COS है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 60 साल से बढ़ाकर 64 साल की गई है। तो एक तो ये बात है कि उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि बियॉन्ड 64 ईयर्स किसी को आईनी तौर पर कोई एक्सटेंशन मिल नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि एक ही एक्सटेंशन की बात हुई है और उसके अलावा दूसरी या तीसरी एक्सटेंशन का उसमें जिक्र नहीं है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे ख़्याल में इस तरह की जो एक्सटेंशंस हैं माजी में वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद से ये एक्सटेंशन मिलती रही है। लेकिन वो सूरत हाल अब तब्दील हो गई है और उसमें मेरे ख़्याल में कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे ख़्याल में जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो भी ऐलान किया है वो बिल्कुल मुनासिब है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो कोई एक्सटेंशन ना लेने का इरादा रखते हैं और ना ही आईन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। अच्छा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बात की कि बार बार फ़ौज को मुदाखलत की दावत दी जा रही है कि वो आएँ और अपने जो आईनी और कानूनी फ़राइज़ हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसको छोड़कर और आके अपनी पॉलिटिकल जो उनका स्टांस है, जिसका उन्होंने ओथ ली हुई है कमिश्निंग के दौरान, उसको भी नज़रअंदाज करके वो आएँ और वो सियासत में हिस्सा लें। तो ये मेरे ख़्याल में शायद बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी जमहूरियत में, दुनिया की किसी भी जमहूरियत में आप ये देखें तो इस तरह की दावत देना मेरे ख़्याल में कहीं पे आपको मिलेगी नहीं और ये बहुत नामुनासिब है। आर्मी को अजीब अजीब नाम दिए जाते हैं। आपने न्यूट्रल का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने शायद उनको चौकीदार का नाम दिया और उनको एक नया रोल जो है देने की उन्होंने बात की कि वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान का, उसको छोड़कर और वो चोर डाकुओं को पकड़ें जो कि उनके मुताबिक शायद गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स वो हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही तज़हीक आमेज़ बयानात हैं और मेरे तो ख्याल में ये तो आर्टिकल 63G1 के ज़मरे में आता है जहाँ पे आर्म फोर्सेस को जो है डीफेम किया जा रहा है और उनकी तज़हीक हो रही है और उनको इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम उठाएं। तो इसका मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अदलिया को भी नोटिस लेना ज़रूरी है। ठीक है सर, ठीक है, आप कहते हैं कि इसका नोटिस लेना ज़रूरी है। सर हमारे साथ अली गौहर साहब भी मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया हमारे कानून है अहमद साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो अली गौहर साहब की जानिब में जाना चाहूँगी। सर, आर्मी चीफ के अहम तरीन बयान पर मुस्लिम लीग नून अब इसको कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो एक हमारे आइन में बड़ी वाज़ेह है और उसका जो भी तरीक़ेकार है, पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब, जिनके पास के आर्मी चीफ़ की तैनाती का कोई मैंडेट नहीं है, वो हुकूमत की इस इक़दाम को चैलेंज कर रहे हैं। और जिस तरह से कि उन्होंने दीगर अपने हरबों के ज़रिए हमेशा मुल्क में इंतशार फैलाया, हमेशा मुल्क में आग लगाने की कोशिश की है, हमेशा मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ज़बान दराज़ी करते हैं बल्कि कई दफ़ा चढ़ाई की है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए, PTV के ऊपर कब्ज़ा किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के इर्द गिर्द कब्रें खुदवाईं, नेशनल असम्बली के जंगले तोड़े, उनके ऊपर शलवारें लटकवाईं। तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने तो कभी भी पाकिस्तान में अमन की बात नहीं की है। अब वो जो कहते हैं जी कि ये हुकूमत तैनाती ना करे तो फिर कौन करे? फिर भाई आप आ करें। और यही वजह है कि जो वो इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, भाई सबसे पहले तो आपने KPK और पंजाब की अपनी हुकूमतें बचाई हुई हैं। आप एक तरफ प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं कि जनाब मरकज़ी हुकूमत चली जाए, आप एक गैर आइनी हुकूमत थे, आप RTS सिस्टम के ज़रिए आए थे, आप पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुरा कर आए थे और आपको एक आपकी गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत को एक आइनी तरीके के साथ हटाया गया था और वो था अदम एतमाद का तरीका।
और उसके बाद अब आपको क्या तकलीफ है? जिस तरह से कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, तो उन्होंने ठीक बात की है कि भाई अगर ये तड़प रहे हैं और इनको कोई मिर्चें लगी हुई हैं तो ये तड़पते रहेंगे, उनका प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती आइन कानून के मुताबिक होगी और जो आइन और कानून में वज़ा असूल है उनके मुताबिक होगा, जो उसका मेरिट बनता है वो होगा। लेकिन जिस तरह से कि अभी जनरल साहब भी बता रहे थे कि भाई आप तो ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो आर्मी है, वो आकर मदाखलत करके आपके साथ खड़ी हो आपके नाजायज़ मुतालबों में, वो आपको दोबारा वोट चोरी करने में मदद करे, वो आपको मतलब है कि वो जो अदलिया है वो आपके हक में झूठे फैसले करे। ऐसा तो हो नहीं सकता। जो मीडिया है वो सिर्फ आपकी जुबान बोले, इमरान अहमद नियाज़ी साहब की, तो ये उनकी ख्वाम ख्याली और ख्वाहिशात हो सकती हैं सब ये, लेकिन ये बातें पूरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का कानून और आइन इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ ने भी इसके ऊपर बात की कि सदर मुमलिकत के जरिए जो है वो पैगाम पहुँचवाया गया, तो सर कुछ पता है क्या पैगाम क्या था वो? सर पैगाम ये देखे ना, इनका दोहरा रोल है। हर जलसे में जाकर ये पाकिस्तान के इदारों के बारे में जो मतलब है कि गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देख लें कि इनका एक गालम गलोच ब्रिगेड है जो कि सोशल मीडिया पर इन्होंने बनाया हुआ है, उनके ज़रिए जो पैगाम क्या था ज़रा शॉर्टली ये बता दें प्लीज़। गालियाँ दिलवाते हैं। पैगाम यही है कि इधर जलसों में खड़े होकर गालियाँ देना और प्रेसिडेंट के ज़रिए मुलाकातें करके उनके पाँव पकड़ना कि खुदा के लिए माफ़ी दे दे। जिस तरह से ये कहते थे कि अमेरिका ने साजिश किया, वो साजिश का भांडा भी फूट गया, उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई। सर मुलाकात किससे हुई है? प्रेसिडेंट के ज़रिए सर? देखिए मुलाकातें ज़ाहिर है ये करते होंगे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से ही करते होंगे और उनको मिन्नत तरला करते होंगे कि जनाब हमें दोबारा मौका दें। तो उसकी तो जनरल साहब ने भी वजाहत की है, ISPR ने वजाहत कर दी है, जो अभी आप एंट्रो में सुना रही थी कि भाई अब हमारा किरदार जो है, हम इनकी दावत के ऊपर किसी किस्म की मदाखलत का ना इरादा रखते हैं, ना मुस्तकबिल में ऐसा होगा। अच्छा सर ये बता दीजिए कि चाहते हैं कि इनको नाजायज सपोर्ट किया जाए। अच्छा सर ये बता दीजिए कि ऐवान सदर में किसी खास पर्सनैलिटी से कोई मुलाकात हुई है, किसी फोकस्ड पर्सनैलिटी से? देखें बात यह है कि मेरा ख्याल है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात कर दी है वो मुनासिब है और उस बात को तमाम लोग समझते हैं। तो यकीनी तौर पर ये तो सबसे नियाज़ी साहब ने ज़बान में गाली और हाथ में बूट पॉलिश करने वाला ब्रश रखा हुआ है, उस ब्रश के ज़रिए माफ़ी और मिन्नतें करते हैं और बूट भी पॉलिश करते हैं और ऊपर से गालियाँ भी देते हैं। तो ये मतलब है कि ये तो इनका सर बिल्कुल ठीक है, यही कहा जा सकता है कि ये कोई इनके नफ्सियाती मसाइल हैं जिसके जरिए ये कौम को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। अहमद पंसोटा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लें सर, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। अहमद पंसोटा साहब, जिस तरीके से अब मुसलसल खान साहब मुदाखलत की बातें कर रहे हैं, हमेशा वो इस बात पर फोकस करते हैं कि इंटरवीन किया जाए, इदारों को सामने लेकर आते हैं। अब आज जब आर्मी चीफ का ये बयान सामने आ गया है तो डेफिनेटली अब आप कैसे देख रहे हैं कि अब तो खान साहब को बस कर देना चाहिए, अब तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अब तो इन जलसों के हवाले से उनको रुक जाना चाहिए, अब तो उनको सोचना चाहिए कि वो टाइम है कि जब उनकी एक के बाद एक सारी चीज़ें मुस्तरद होती हुई नजर आ रही है? सर देखिए जी, जहाँ तक तो आपकी ये बात है कि पॉलिटिशियंस को, आर्मी को या इस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग नहीं करना चाहिए इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, ये तो 100% दुरुस्त है। ये बात सिर्फ आप ही ने नहीं की, बहुत जगह पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और सबसे सर फहरिस्त जो है वो अस्कर खान केस है। लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली प्लेस्ड ऐसा रहा है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब जितने पॉलिटिशियंस, जिस तरह अभी PMLN के भी नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं और भी हैं, कि इनसे आज से 1 साल पहले तक इन्हीं बाजवा साहब के बारे में इनके जो बयानात हैं वो हम इस प्रोग्राम में सबसे बेहतर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये उनके बारे में क्या सोचते थे या समझते थे। या तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या ये जेन्युइनली प्रोग्राम में समझते हैं कि ये बात जो है उनके व्यूज़ चेंज हो गए हैं। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो एक बड़ी पावरफुल मिलिट्री है और पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है। उनका रोल चाहते ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सालमियत के लिए हमेशा रहा है। उसमें चाहे पॉलिटिकल फोर्सेस से डील करना हो, उसमें चाहे किसी से भी डील करना हो, और मैं उसको पॉजिटिव रोल की बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल जाती व्यू है, खान साहब क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनको ड्रैग नहीं करना चाहिए मजीद इनटू पॉलिटिक्स। जहां तक पॉलिटिकल रोल की बात की, वो तो मैंने आपके सामने अस्कर खान केस खुद प्लेस कर दिया जिसमें तफसील से कहा गया कि फौज का कोई रोल नहीं है, साहब का अदवार में जो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे नजदीक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इस चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि वो टीवी
पर आके कहें कि मैं जब मुद्दत खत्म होगी तो मैं चला जाऊंगा, दिस इज अ गिवन। उनको ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक एक दो एक्सटेंशंस ली हुई हैं। सो ही वाज एप्रीहेंडिंग कि शायद उनके बारे में भी ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं, तो उनको आके टीवी पर ये बात कहनी पड़ी। क्या कभी टीवी के ऊपर आके किसी इदारे के हेड को और किसी इदारे के हेड को ये कहना पड़ा है कि क्या बात है सर? फॉर्मूले तो इमरान खान पेश कर रहे हैं, सजेशन तो इमरान खान दे रहे हैं सर। तो मैं तो कह रहा हूं कि वो गलत कह रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं या कोई भी पॉलिटिकल आदमी कह रहा है, लेकिन साथ साथ आर्मी की साइड से टीवी पर आके कहने की जरूरत ही नहीं है। वी बिलीव इन देम, और हम समझते हैं कि उनको बिल्कुल अपनी डेट पर रिटायर हो जाएंगे और होंगे, और साबका द्वार में ऐसे नहीं होता रहा, इसलिए उनको आके कहने की जरूरत पड़ी। तो हम इस इशू को जो मीडिया पर बैठ के बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं ना जी, एक मैं फाइनल कमेंट दे दूं, जो बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि उनका जीरो रोल है, कभी कोई ऐसी बात नहीं रही फलाना, आई थिंक इट इज नॉट लाइक दैट। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। बिल्कुल, वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। जनरल रजा भी हमारे साथ मौजूद है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम। तहरीके इंसाफ जो है उसकी प्लानिंग बढ़ते चले जाती है। तहरीके इंसाफ जलसों से निकल के अब लॉन्ग मार्च की तरफ आ रही है, मुतवक्के लॉन्ग मार्च। जनरल साहब, हुकूमत ने तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में फौज तलब करने का फैसला किया है। दोनों तरफ से बयानात से तसत्तेहाल भी वाज़े है। अगर ऐसा होता है तो सर क्या फौज एक्शन लेगी मुजाहिरीन के खिलाफ? देखिए, आपको अगर याद हो तो 2018 में भी इस तरह पीटीआई ने वो एक बहुत ही लंबा धरना वहाँ पे इस्लामाबाद में उन्होंने किया था, और वहाँ पे सिक्योरिटी के मल्टीपल रिंग्स जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाए थे। उसमें जो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट रिंग था उसमें पुलिस शामिल थी, और उसमें कुछ फ्रंटियर कंस्टेबलरी के लोग थे, साथ साथ उसमें रेंजर्स के लोग थे, और जो रेड जोन है वो पाकिस्तान आर्मी को दिया गया था क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी इसी तरह की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। और ये बताता चलूँ कि देखें, वहाँ पे भी 2018 में भी और अभी भी अगर के ऊपर अगर कोई कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा या उसको सीज करने की कोशिश करेगा तो ये बहुत ही नामुनासिब होगी। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि 2018 की तरह जो आम लोग हैं, मेरे ख्याल में सख्त उनको तशवीश और तकलीफ़ पहुंची थी, इंक्लूडिंग द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके इतने ऑफिशियल थे, साथ ही वहाँ पे इतने सारी दुनिया के डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो काफ़ी उसमें डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो मेरे ख्याल में उसकी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कभी इजाज़त नहीं देगी। हाँ, अगर पुलिस, रेंजर्स और दूसरे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अगर अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकती किसी वजह से, तो जाहिर बात है ड्यूटीज़ इन एड ऑफ सिविल पावर के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर आर्मी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो यकीनन उसको पूरा करेंगे। माजी में भी उन्होंने पूरा किया और आइंदा भी उसको पूरा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अली गौहर बलोच साहब, जिस तरीके से अब मुमकिना तौर पर तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का सोच रही है, तो नून लीग क्या सोच रही है? क्योंकि सर आपके कई रहनुमा भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टांस रखते हैं कि अगर इस तरह से सूरत हाल होगी तो फिर हम निपट लेंगे। क्या सोच रहे हैं सर? लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करेंगे, बैठ के बात करेंगे, या फिर वही सिलसिला होने जा रहा है, पकड़ धकड़ का सिलसिला? सर देखें, जिस तरह से कि पहले सेगमेंट में भी मैंने बात की है, देखिए पुरअमन एहतजाज करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आपने देखा कि इमरान अहमद न्याजी साहब की जब मतलब है कि वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी तो उसमें भी आपने देखा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने भी एहतजाज किए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो रैली निकाली और मतलब है कि इस्लामाबाद तक आए, बिलावल भुट्टो साहब आए, पीडीएम ने भी जलसे और रैलियां निकाली, लेकिन आज तक कोई गमला भी नहीं टूटा। लेकिन इनकी तारीख ये है कि ये जब भी आते हैं ये जलाओ घराओ की बात करते हैं, ये लॉकडाउन की बात करते हैं, ये पाकिस्तान में आग लगाने की बात करते हैं। अभी भी जब ये मई के महीने में आए थे तो ये कहते थे कि हम 25 लाख और इतने लोग लेकर आए। 25 लाख तो ना ला सके, लेकिन 25 शरपसंद ज़रूर घुसा दिए, और उन्होंने आकर इस्लामाबाद के जो थे ग्रीन बेल्ट्स उनमें आग लगाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसले पाकिस्तान के फैसले की खिलाफवर्जी इन्फॉर्मेशन है, कितने लोग आ रहे हैं, कुछ इस तरह के मामला दोबारा देखेंगे आप? इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है?
देखें, जब मई वाला इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसमें शेख रशीद ने कहा था कि खून की होली खेलेंगे, ये होगा, खूनी इनकलाब होगा। अभी भी वो जो मैं सुन रहा था एक और मीडिया वो टॉक कर रहे थे, उसमें कह रहे थे जुडो कराटे भी होंगे। अगर ये पुरअमन रहे तो हम इनको बिल्कुल, वो तो इंतजामिया डील कर लेती है, इनको पुरअमन तरीके से जगह भी दे दी जाएगी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सर? आप लोगों की क्या तैयारी है? आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? क्या होने जा रहा है? हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये शर फैलाने आएंगे। इन्होंने जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जिस तरह से पीटीवी पर हमला किया, रेड जोन के अंदर दाखिल हुए और इदारों के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, लॉकडाउन करने की कोशिश की, हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं कि ये उसी शर पसंदी की नीयत से आ रहे हैं। ये तो वो पार्टी हैं कि जब इनके दौरे हुकूमत में एक मजहबी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने मस्जिदों में और उनके घरों में घुसकर गोलियां बरसाई थी। ये तो एक फाशिस्ट पार्टी है। इनको अगर इस किस्म के इनके अज़ाइम है तो उसकी हमारी पूरी तैयारी है। पाकिस्तान तो आपकी पूरी तैयारी है, बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल, अहमद पनसोटा साहब भी मौजूद हैं। अहमद पनसोटा साहब, क्योंकि आप कानूनी तौर पर भी हेल्प आउट करते हैं पीटीआई को, तो आपके पास यकीनन कोई उनकी स्ट्रेटजी की, कोई प्लानिंग की, कोई मालूमात होंगी। क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब 12 रबीउल अव्वल से पहले इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे या फिर उसके बाद करेंगे? सर, क्या कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई आपसे डिस्कशन हुआ है? नहीं जी, मेरी तो जो डिस्कशन की लिमिटेशन है वो सिर्फ लीगल होती है और ये बिल्कुल उनका एक पॉलिटिकल इशू है। लेकिन मैं एक चीज़ पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा, जो एक आर्टिकल 245 के बारे में बड़ा मिसनोमर है कि जी फ़ौज को आपने बुलाना है और फ़ौज ने आके वहाँ पर खड़े हो जाना, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जनरल साहब ने जो एग्जाम्पल दी थी वो बिल्कुल सही थी। उस टाइम पर भी जब फ़ौज को बुलाया गया था तो उस टाइम पर डिसीजन लेना था सिटिंग आर्मी चीफ ने कि क्या वो उस चीज़ के पाबंद हैं या नहीं, उस पर बहुत डिबेट हुई थी। देखें, पाकिस्तान मिलिट्री जो है उन्होंने भी ये देखना है क्या हर कॉल के ऊपर जाके उन्होंने वहाँ पर खड़े होना है कि नहीं होना, अनलेस इट इज़ वेरी एविडेंट एंड इंपॉर्टेंट कि आपने वहाँ जाना है। अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर आर्म्ड फोर्सेज और बाकी जो पैरेलल मिलिट्री फोर्सेज हैं, आपकी पुलिस है, उसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी जो कि शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, उनको बुला के वहाँ खड़ा करती है, तो मेरे नज़दीक ये भी उनको पॉलिटिकल फेज में खींचने के मुतरादिफ है। आप आर्मी से ये वाला काम नहीं ले सकते अनलेस खुदा ना खास्ता एक एक्सट्रीम सिचुएशन डेवलप हो जाए। एंड आई थिंक मिलिट्री इज आल्सो कॉग्निजेंट ऑफ दैट कि वो इस तरह की सिचुएशन अवॉइड करना चाहेंगे जहां पर पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन हो। मेरा ख्याल है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पॉइंट आ गया है। बिल्कुल, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डिस्कशन का जो सिलसिला है वो जारी है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों के मामले पर भी यू टर्न ले लिया। हुकूमत ने जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर किए, जिनकी सीट्स पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल हैं, जहां खुद इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है, इन हलकों के एमएनएज अब अपने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और अपने इस्तीफों की कानूनी हैसियत पर खुद ही सवाल उठा दिया है। कहा गया ये इस्तीफे सियासी बुनियाद और पार्टी हिदायत पर दिए गए थे, जिन्हें कानून की नज़र में इस्तीफा नहीं कहा जा सकता। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत से इलेक्शन की डेट लेना था। दरखास्त में मुतालबा किया गया है कि अदालत स्पीकर को हुक्म दे कि वो इन 10 दरखास्त गुजारों और दीगर 112 अरकान को बुलाकर सुने। इस्तीफों से मुतल्लिक दरखास्त देने वालों में अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, डॉक्टर शीरी मजारी, डॉक्टर शानदाना गुलजार, फ़खर जमान खान, फ़ारूक हबीब, एजाज शाह, जमील अहमद और मोहम्मद अकरम शामिल हैं। और इससे पहले कराची से रुकन असम्बली शकूर शाद भी अपने इस्तीफे से मुकर चुके हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ ने शकूर शाद की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल करके शोकॉज जारी किया था। तो फिर अब बाकी अराकीन को अदालत जाने की इजाज़त कैसे मिल गई है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाह साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया। बाद में उस वक्त के कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी ने तस्दीक की कि उन्होंने 123 अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए। और आज अली मोहम्मद खान और शीरी मजारी समेत 10 अराकीन ने अदालत में कहा है कि इस्तीफे सियासी थे, कानून की नज़र में नहीं, इस्तीफे नहीं कहा जा सकता। ये सियासी इस्तीफे क्या होते हैं सर? दरअसल मामला ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली एक आईनी इदारे के सरबराह हैं। उन्होंने इस्तीफे मंजूर करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए। वो उनकी एक बाकायदा पार्लियामेंट्री कानून है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, रूल्स है,
जिसके तहत उन्हें ये इख्तियारात दिए जाते हैं कि वो फर्दन बुला के या अपनी तसल्ली कर लें, ना भी बुलाएं तसल्ली कर लें कि ये वाकई इस्तीफे दिए गए हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले मरहले में 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवा दिए। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने जो भिजवाए हैं इस्तीफे कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से, तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको डिनोटिफाई कर दिया, क्योंकि वो पाबंद है कि जो स्पीकर की तरफ से जो भी आएगा किसी की नाहलियत के बारे में हम नहीं कह सकते, इस्तीफा मंजूर होने के बारे में जो आया है वो मंजूर करना, डिनोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन की ऐनी जिम्मेदारी है। अब ये कहना कि जी हमने ये सियासी इस्तीफे दिए हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर का भेजे हुए इस्तीफे कोई पार्लियामेंट का जो फैसला होता है, ये कोई अदालतें जो है उसको आर्टिकल 66 के तहत कोई उन पर मुदाखलत नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये सियासी हैं या ये ड्रामाबाजी है। तो ये तो ड्रामाबाजी सियासत तो नहीं चाहती है। जब स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तहत उन्होंने कहा ठीक है इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, तो उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया, बैलेट पेपर छप रहे हैं, सारा मामला तय हो गया। अच्छा सर, इन 10 अरकान से कबल कराची से एमएनए शकूर शाद भी अपने इस्तीफे से मुकर चुके हैं, लेकिन उनका मौकफ कुछ और था। उनका कहना था कि इस्तीफा स्पीकर को भेजा, ना नाम लिखा, तारीख भी नहीं डाली थी उन्होंने, जिस पर अदालत ने इस्तीफा मशकूक करार देकर नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इस केस में अरकान ये तो एटलीस्ट मान रहे हैं कि इस्तीफे उन्होंने दिए, लेकिन इसको सियासी कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? वो ठीक है, वो शकूर साहब ने जो कहा क्योंकि डेट नहीं थी और अदालत में खड़े होकर कह दिया कि जनाब ये दस्तखत मेरे नहीं मिलते, ये ठीक है, उन्होंने कह दिया। हाँ। अब अगर ये जो 9 अरकान हैं, दो खातिन भी शामिल कर लें तो अब 10 बनती हैं ये। तो ये अगर कौमी असम्बली के जो नशिस्त इस्तीफे दिए और स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए, तो मंजूर करने के बाद वो इस्तीफे वापस नहीं हो सकते। वो मंजूर हो चुके हैं, बाकायदा उसका फाइनल ऑर्डर है, हतमी हुक्मनामा है स्पीकर कौमी असम्बली का, और इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे मंजूर करके शेड्यूल जारी कर दिया। और ये 16 अक्टूबर को इंतखाबात हो रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात, और इमरान खान साहब 8 सीट नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। अब इसको अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइन और कानून और कौमी असम्बली के स्पीकर के इख्तियारात, आइन के आर्टिकल 66 और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो ज़ाहिर है एक साइड पे और डी नोटिफाई किया, वो तो इसमें पार्टी नहीं है। लेकिन असल कौमी असम्बली का स्पीकर ने आर्टिकल 64 के तहत उनके इस्तीफे मंजूर किए हैं। तो मेरी नज़र में नाकस राय में कोई भी कोर्ट जो है वो इसमें मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है। अब अगर ये कहा ये सियासी है तो इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत नहीं, तौहीन पार्लियामेंट के खिलाफ का मुकदमा दायर हो सकता है कि आप पार्लियामेंट की तौहीन कर रही है, क्या ये कह रही है ये सियासत था, ये खिलवाड़ा था। तो ये तो हम पार्लियामेंट जो है वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, बतौर स्पीकर कौमी असम्बलियों के खिलाफ एक्शन ले सकता है कि आपने मेरे फैसले को एक सियासत करार दे दिया। तो ये तो एक बड़ा एक अहम फैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन और कानून की रूह को समझते हैं और वो मुताबिक दरिया फैसले कर रहे हैं, बड़े ज़रूरतमंदाना फैसले कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल तमाम सूरत हाल को देखते हुए फैसला करें। इस पर अहमद पनसोटा साहब से भी मैं उनका मौकफ ले लेती हूँ। अहमद पनसोटा साहब, जरा ये बताइएगा कि सियासी इस्तीफे क्या होते हैं सर? नहीं जी, पहली तो बात है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि सियासी इस्तीफे का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे वो रिमाइंड्स मी ऑफ द फेमस डायलॉग फ्रॉम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के डिग्री होती है। बात ये है यहाँ पर इस्तीफा ही होता है जी। इस्तीफे को तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इस्तीफा किस तरह दिया है। सो मैं बिल्कुल बड़े एहतराम से शेरी मजारी साहिबा से इस पर डिसएग्री करूँगा। हाँ, उसको आगे प्रोसेस में उसको किस तरह एक्सेप्ट करना वो बिल्कुल स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बुलाए, वेरीफाई करे कि ये इस्तीफा इस आदमी ने खुद दिया है कि नहीं दिया। वंस दैट वेरिफिकेशन इज डन, फिर उसको एक्सेप्ट करे। और जहाँ तक अभी कंवर साहब ने बात की कि उसकी प्रोटेक्शन है, बिल्कुल है, जो उसके प्रोसीजरल मैटर्स हैं उसमें स्पीकर को प्रोटेक्शन है और बिल्कुल उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पीटीआई जो ये लीगल बैटल है किस बेसिस पर लड़ेगी। क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, हम किसी पीटीआई के केस में, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब अतर मनिल्ला साहब की अदालत में पेश हुआ, तो वहाँ पर अतर मनिल्ला साहब ने ये पीटीआई के एमएनए फवाद साहब को भी कहा और एक और जगह भी कहा कि आप तो अभी और स्टिल एमएनएज, जिसके जवाब में पीटीआई की तरफ से ये व्यू आया कि नहीं जी हम इस्तीफे टेंडर कर चुके हैं। लेकिन जज साहब ने, फाजिल जज साहब ने कहा कि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाते, यू आर एज गुड एज अ मेंबर
मेंबर एज एनीबडी एल्स। अब उन इस्तीफों के अंदर कोई ऐसी जो शगाफियां हैं या कोई ऐसी प्रोसीजरल इश्यूज हैं वो पूरे होने ज़रूरी हैं, और अगर किसी शख्स के इस्तीफे में वो इश्यूज पूरे नहीं हुए तो उनको पूरा करके एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात बिल्कुल अगर पीटीआई की इस हद तक दुरुस्त है, लेकिन इस्तीफे की कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती जी, इस्तीफा इस्तीफा है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ये लीगल बैटल पीटीआई कैसे लड़ेगी, तो इसके अंदर तो इब्तिदा में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर हम बात करें शकूर शाह साहब की, तो उन्होंने जाके हाई कोर्ट के अंदर अपने इस्तीफे को चैलेंज किया, जिसके ऊपर पीटीआई ने उनको जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किया। और उसके हवाले से अगर हम ये वाले मामले देखें बाकियों के, तो फिर अब पीटीआई क्या करेगी इनके साथ? देखिए जी, हर आदमी जो है वो अपनी जो पीटीआई जो है एटलीस्ट जितने मेंबर्स हैं वो हर मेंबर अपने अपने ताईं ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा कि इस्तीफे के जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो नहीं पूरे हुए। मसलन हैंड रिटन है, उनके अपने सिग्नेचर्स हैं, एड्रेस टू द स्पीकर है कि नहीं है, स्पीकर को जाके डिलीवर किया गया, हैंड डिलीवर किया गया कि नहीं किया गया। इन फैक्टर्स के ऊपर अगर कोई एमएनए अपना केस बना लेता है तो बिल्कुल ठीक केस है, लेकिन ये फैक्टर ठीक नहीं है कि ये इस्तीफा मेरी मर्जी और वजह थी जिसकी वजह से मैंने दिया था। इस्तीफा सिंप्लिसिटर होता है, लेकिन ये जो 4 बातें मैंने पहले बोली हैं ये अगर प्रोसेस का हिस्सा नहीं थी या इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया गया तो फिर ऑफकोर्स वो इस्तीफे की कानूनी और आईनी हैसियत नहीं रहेगी। अच्छा, तो सर पार्टी के अंदर जो है इनकी क्या पॉलिसी है, क्या एसओपी है कि जिस तरह से पार्टी पर लाजिम है कि जिस तरह से शकूर शाह के खिलाफ कार्रवाई की है इसी तरह इन लोगों के खिलाफ भी करेगी, इन मेंबर्स के खिलाफ भी? क्या पार्टी पॉलिसी है सर, लाजिम है? मैं एम सॉरी जी, आपका सवाल समझा नहीं जी, दोबारा रिपीट कीजिए। सर, पार्टी पर ये लाजिम है, पार्टी पर क्या ये लाजिम है कि जिस तरह से शकूर शाह साहब को इन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था बाकियों के साथ भी यही मामलात करेगी? नहीं जी, बिल्कुल वो डिपेंड करेगा कि बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी नौयत क्या है इशू की। अगर ऐसी मेरिट करती है जिस तरह के शकूर शाह साहब वाला केस था तो बिल्कुल ऑफ कोर्स नोटिस भी इशू होंगे, शो कॉज नोटिस इशू होगा। लेकिन अगर उसकी नौयत कम्प्लीटली डिफरेंट है, देखें आप एक लार्जर इशू अंडरस्टैंड करें जो कि एक पॉलिटिकल है, जो कि ऑफ कोर्स जिससे हम अग्री करें या डिसएग्री करें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अप्रैल के बाद या मार्च अप्रैल के बाद जब से डिसीजन आया स्पीकर्स रूलिंग का, उसके बाद से इलेक्शंस कंटेस्ट भी करना चाह रहे हैं और साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि उससे दोबारा विड्रॉ करें ताकि एक ऐसी सिचुएशन बने कि मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस अनाउंस हो। दे आर नॉट विलिंग टू कंटेस्ट एंड बी पार्ट ऑफ दिस नेशनल असेंबली। सो उस सिचुएशन में वो प्रेशर गेनिंग टैक्टिक्स हैं, जितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं ऑन द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कि वो इलेक्शंस अनाउंस करे, और ये सारे का सारा उसका हिस्सा है, एक सियासत का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अली गौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर साहब, ये जिस तरीके से इस्तीफों का मामला आप देख रहे हैं और पीटीआई का जो सिनेरियो चल रहा है, तो सर इसके ऊपर पहले तो आप ये बताएं आप कमेंट क्या करेंगे, और अगर इस तरह की कोई सिनेरियो बनता है, दे वांट टू कम बैक, तो फिर आप क्या वेलकम करेंगे सर? देखिए, बात ये है कि जो इसके कानूनी और टेक्निकल पहलू हैं वो तो पंसोता साहब बैठे हैं और कमर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने रोशनी डाली है। मैं इसके सियासी पहलुओं पे बात करूंगा। बात यह है कि एक तरफ तो पीटीआई ये मुतालबा करती है कि जनरल इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, जिसके लिए वो एहतजाज और प्रोटेस्ट करने का इरादा रखते हैं और वो कोई मार्च भी करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी ही इस बयान की नफ़ी करते हैं और अदालत में टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अपने इस्तीफ़ों को रुकते हैं, और साथ ही साथ जहां पर अपनी हुकूमतें हैं जो कि उनकी केपीके में हुकूमत है, जो कि उनकी पंजाब में हुकूमत है, ये एक चले अलग बहस है कि वो हुकूमतें किस तरह से कायम हुई हैं, उस पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन बात यह है कि उन हुकूमतों से मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार नहीं। ये जो कहते हैं कि हम इतने लाख लोग लेकर आएंगे, सबसे पहले तो आप अगर इतना ही प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं पॉलिटिकली, तो आप केपीके से और पंजाब की हुकूमतों को रिज़ाइन करवाएं ताकि वाकई को पॉलिटिकली प्रेशर पड़े, अगर आप वाकई चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो आप थूक कर क्यों चाटना चाहते हैं? अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए, ये ऐसे ही है कि इनका हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये अवाम में और बयान देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, अमली तौर पर इनका और मौक़िफ़ होता है। अब इनकी टांगें कांप रही हैं, इलेक्शन में गए, ये तो कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत है, तो ये तो दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएंगे। इनको क्या ज़रूरत है कि ये जनाब अब अदालत में चले गए स्टे लेने के लिए कि हमारे इस्तीफ़े नहीं। इनको तो कहना चाहिए कि जी बिस्मिल्लाह हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें और हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये असल में ये सब ढोंग रचाते हैं। और ये ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कुंवर दिलशाद साहब, पीटीआई ने अपने इस्तीफों के साथ मुआयना ऑडियो को भी मुंसलिक किया है। अदालत के सामने इस ऑडियो की कोई कानूनी हैसियत होगी, क्योंकि इस ऑडियो का ना तो कोई फ्रेंसिक हुआ है और ना उसको तस्लीम किया गया।
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इनको मशवरा दिया कि जनाब आप कौमी असम्बली में वापस जाएं, कानून साजी करें। ये बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मशवरा दिया कि आप जाएं, कौमी असम्बली में जाएं, ताकि उसमें कानून साजी भी हो सके, जो बिल पास हो रहे हैं आपकी अदम मौजूदगी में उसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए, आपकी राय सामने आ जाए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ख्वाहिश का आज़ाद हो रही बरकरी मार्क्स दिए, एक मशवरा दिया, तो इनको चाहिए था कि उसी मशवरे पर अमल करते हुए कि भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कह दिया है तो हम कौमी असम्बली वापस जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम कौमी असम्बली वापस चला जाएगा, अपनी सीटों में बैठे, नशीतों में बैठे, अपने काम अपने पर हासिल करें मराद जो उनको मिलती है मेम्बरान कौमी असम्बली को। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मेरा ख्याल है, राकेश नार यही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही कहेंगे कि जिनके 11 इस्तीफे जो मंजूर हो चुके हैं वो तो मैं उसकी मदाखत नहीं करूंगा, क्योंकि कौमी असम्बली के स्पीकर ने दस्तखत करके दिए हैं और ऑर्डर हो गया है, उस ऑर्डर को हम चैलेंज कर कबूल करते हैं। और इलेक्शन के पाकिस्तान शेड्यूल जारी कर दिए है, इंतखाबात हो रहे हैं 16 अक्टूबर को। लेकिन जो बाकी अराकीन हैं वो जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है आप वापस जाए कौमी असम्बली में, आप इस्तीफे के मंजूर करने ना करने की क्या आपकी रबादार है, ये कह रहे हैं ये सियासत है, ये हमारे साथ सियासत नहीं चलेगी, आइन और कानून चलेगा। और आइन और कानून के तहत हमने 11 इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। चीफ अपने स्पीकर कौमी असम्बली पर एक साहब जो है शकूर साहब, उनका इस्तीफा नामंजूर हो गया, उनका जी मेरे दस्तखत भी जाली है और मेरी राय भी नहीं थी, ठीक है उनका हक बनता है। अब इसी तरह शेरी बाजारी है, बाकी शामिल ये कहें कि ना एक इसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि अगर ये इस तरह से इस्तीफों के बारे में बात अरकान इस तरीके से इस मामले में सोच रहे हैं, तो सर फिर इमरान खान साहब किस स्टेटस के तहत किस तनाजुर में इन हलकों से कॉन्टेस्ट कर रहे थे? सर तारीखें बन रही थी कि तारीख बनाई जाएगी, सर वो सारा कुछ क्या है सर? इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये मुझसे सवाल पूछ रही है? नहीं, इमरान खान साहब ठीक है जी हाँ, वो कौमी असम्बली में लड़ रहे हैं इलेक्शन में, इंतखाबात में जाए, 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में पाकिस्तान है तो बाकायदा उसके लिए रेंजर भी तलब कर ली है और सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पर अफवाज पाकिस्तान की खिदमत भी हासिल की है और स्पेशल पुलिस भी तलब कर ली गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत कंट्रोल रहे। जब सारा काम इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है तो आज 5 अक्टूबर हो गई, 11 दिन के बाद तो आपके सर एक्चुअली द पॉइंट इज दैट कि जब ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर इस्तीफे एक्सेप्ट ही नहीं हुए हैं, सीट्स खाली नहीं हुई हैं, तो फिर वो कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे सर? नहीं वो पेपर क्यों जमा करा दिए? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? इमरान खान का इलेक्शन लड़ना भी गैर कानूनी है, वो इसलिए कि वो बज़ाहिर अभी तक वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और इमरान खान साहब का तो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ ना, तो इमरान खान तो कौमी असम्बली के मेंबर है और कौमी असम्बली के हल्के में इंतखाब लड़ रहे हैं। ये तो रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए था कि पेपर को रिजेक्ट करता और इसके बाद हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीलें करते तो वो भी कहते हैं आप तो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, हाँ आप किस हैसियत से आप बार बार अपने ही कौमी असम्बली के हल्के में इंतखाब लड़ रहे हैं? ये कानूनी तौर पर गलत है उनका इलेक्शन लड़ना। लेकिन सूबाई असम्बली का वो लड़ सकते हैं निचली सतह पर, यदि नहीं मैंने सूबा में सियासत कर रही है तो मैंने इंतखाब लड़ना है सूबाई असम्बली का, वो जा सकते हैं। लेकिन कौमी असम्बली से कौमी असम्बली में जाना ये एक बड़ा एक आइन में जो अहम है, आइन के अंदर खामोशी है, उससे फायदा उठाते उन्होंने 8 हल्कों में इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। और हमारी हाई कोर्ट में जब कई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस किया तो हाई कोर्ट ने भी खामोशी इख्तियार की क्योंकि उसमें आइन खामोश है। लेकिन असूली तौर पर देखा जाए तो ये गैर कानूनी है कि ये आप एक ही हल्के में एक ही कौमी असम्बली के मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी अहम बात है, लेकिन बहरहाल वो इंतखाब लड़े। ठीक है सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया सर। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे अली गौहर बलूच साहब, इसके अलावा हमारे साथ जो है वो कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, अहमद पंसोटा साहब, आप लोगों का बेहद शुक्रिया डिस्कशन कर। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से। पोल से बांध कर सरेआम बेईमाना तशद्दुद, नकाब करने वाली खवातीन से बदतहजीबी, जुनूनी हुजूम के हाथों नौजवानों का कत्ल, भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई। जुनूनी इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों पर जुल्म ढाने का कोई एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। भारत के जुनूनी और फाशिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आबाई रियासत गुजरात में मुसलमानों पर तशद्दुद का एक और शर्मनाक वाकया सामने आ गया है। गुजरात के जराखेड़ा में हिंदू इंतहा पसंदों ने 9 मुसलमानों को खंबे से बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसलमानों पर तशद्दुद होता रहा और हमेशा की तरह करीब खड़ी भारतीय पुलिस तमाशाई बनी रही, तमाशा देखती रही, बल्कि इंतहा पसंदों को मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराम की गई।
मुसलमानों की चीखों पुकार पर इसके आसपास खड़े जिस शहरी ने तालियां बजाकर हिंदू इंतहा पसंदों को दाद देते रहे, खुशी से नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते रहे, तशद्दुद का शिकार बनने वाले मुसलमान शहरियों का बस एक जुर्म था कि उन्होंने मस्जिद के करीब रक्स की महफिल करने पर एतराज़ उठाया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड तशद्दुद को इंसाफ समझा जाता है और ये सारी सूरत हाल इंडिया में मौजूद है। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। कल फिर आएंगे टॉप स्टोरीज के साथ। फॉलो करते रहिए 7 से 8।